हरिओम। ओम आनंद मैम, ओम शांति मैम, ओम ज्ञान मैम, आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड सेकेंड सेमेस्टर के अंतर्गत विवरण विधि के गुण और दोष के विषय में अध्ययन करेंगे। विवरण विधि क्या होती है? विवरण विधि वह विधि होती है जो अध्यापक कक्षा में प्रस्तावना प्रस्तुत करने के बाद या विषय वस्तु को पढ़ाते समय बीच बीच में महत्वपूर्ण बिंदुओं को इंगित करता है, प्रकाश डालता है, व्याख्या करता है, उसकी बातों को संक्षेप में बताने का प्रयास करता है, बताता है, जिससे वह विषय और रोचक और प्रभावपूर्ण बन जाता है। तो ऐसी जो विधि अपनाई जाती है विषय वस्तु के पढ़ाने के दौरान, जो ऐसी प्रक्रिया अपनाई जाती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? विवरण विधि कहते हैं। इसका अर्थ पिछले वीडियो में बताया जा चुका है। हमारा रोज़ वीडियो ज़रूर अपलोड करता हूँ, लेकिन बस रह गई बात कि थोड़ा समय में सेटल नहीं हो पाता, निश्चित समय पर नहीं हो पाता। लेकिन आप लोग प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पर विषयवार आपको मिलेगा, रोज़ का रोज़ आपको मिल जाएगा। प्ले लिस्ट में आप जाएंगे, प्ले लिस्ट में आप जाकर पढ़िए तो काफ़ी आपको रोज़ का रोज़ वीडियो कुछ न कुछ मिल ही जाएगा। आइए हम लोग इसके गुण और दोष के विषय में अध्ययन करते हैं। अगर हम इसके गुण की बात करें तब विवरण विधि के अंतर्गत जब अध्यापक क्या करता है, उस विषय वस्तु की कोई विशेष बात बताता है, कोई टिप्पणी, कोई सावधानी, कोई उपयोग, कोई संबंध इत्यादि बातों को बताता है, जिससे क्या होता है विद्यार्थियों में जिज्ञासा उत्पन्न हो जाती है, जानने की इच्छा उत्पन्न हो जाती है। जानने के साथ साथ उसके अंदर ज्ञान की भी वृद्धि हो जाती है। यह जो है अध्यापक शुरू में जो है ऐसा करता है, इसलिए जिज्ञासा के साथ ज्ञान, जिज्ञासा का मतलब होता है जानकारी में वृद्धि होना या जानकारी के लिए जानकारी हासिल करने के लिए तत्पर होना। लेकिन यहाँ ज्ञान, ये भी जिज्ञासा भी लिखा हूँ, ज्ञान भी लिखा हूँ, तो कहने का हमारा तात्पर्य है विद्यार्थी उत्सुक हो जाता है ज्ञान प्राप्त करने के लिए, और शिक्षक उसे उस समय ज्ञान की बातें जोड़ करके बताता है। यानी पहला गुण है कि जिज्ञासा के साथ उसे ज्ञान, जिज्ञासा विद्यार्थी में और ज्ञान शिक्षक द्वारा प्रदान कर दिए जाते हैं। ये इसका पहला गुण है। दूसरा अगर हम गुण की बात करें तो स्मृति दीर्घकालीन यानी लॉन्ग टर्म मेमोरी में वृद्धि हो जाती है। विद्यार्थी जब उस चीज़ को सुनता है, देखता है, समझता है और अध्यापक द्वारा जब विशेष सावधानियां या विशेष बात इंगित करके बार बार रिपीट करते हुए बताई जाती है, तब उसके स्मृति यानी याद, उसको लॉन्ग टर्म दीर्घकाल तक याद होने की क्षमता में क्या होती है? वृद्धि हो जाती है। दूसरा का गुण यह है। अगर हम तीसरे गुण की बात करें तो अध्यापक क्या करता है, विषय वस्तु को पढ़ाते समय एक या अनेक पक्षों पर प्रकाश डालता है। एक या अनेक पक्षों पर क्या डालता है? प्रकाश डालता है। प्रकाश डालने का मतलब ये हुआ कि उसको हाईलाइट करता है, उसको बताता है, उसके संबंध को, उसके अंतर को, उसके तर्क को, आधार को, या उसको क्या करता है? डिफाइन करता है, बताता है। तो हो सकता है वह जो विषय पढ़ा रहा उस विषय से कोई एक विषय के बारे में बताए, या हो सकता है जो चीज़ बता रहा हो वो उसका बहुत महत्वपूर्ण हो, कई जगह उसका संबंध हो, तो उससे संबंधित अनेक चीज़ों को उसमें बता रहा हो। तो जैसे होता है उसको अनेक संबंधों को क्या होता है? बता रहा है। तो यह भी इसके गुण पाए जाते हैं कि एक साथ एक या अनेक पक्षों पर वह जो है प्रकाश डालता है। जैसे अगर हम बात करें भारतीय संविधान के उपयोगिता की बात करें, या भारतीय संविधान को भारतीय संविधान में अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान की हृदय और आत्मा किसने कहा? ये तो किसने कहा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा। क्या वह हृदय और आत्मा है? उसका किन किन अनुच्छेदों के संग, अनुच्छेद 32 का व्यापकता किन किन अनुच्छेदों के संग है, इसको भी बताने लगे। सामान्य परिचय दे, उसका विशेष भी परिचय दे सकता है। तो कहने का हमारा तात्पर्य यह है कि एक या अनेक पक्षों से वह संबंधित विवरण हो सकता है, यह भी इसका गुण पाया जाता है। अगला है आधारभूत संबंध। आधारभूत संबंध का मतलब ये है कि जो विवरण दिया जाता है किसी विषय को पढ़ाते समय, उसमें कोई विशेष बात जब बताई जाती है, किसी विषय को पढ़ाते समय जब कोई विशेष बात बताई जाती है, तो उसका संबंध पहले वाले विषय से या किसी दूसरे विषय से ज़रूर होता है। ऐसा नहीं कि वो आकाश में बात होती है या कल्पना की बात होती है, ऐसा नहीं होता। इसीलिए विवरण विधि एक आधारभूत संबंध को स्पष्ट रूप से बताता है या आधारभूत तर्क को प्रस्तुत करता है विवरण विधि। यह भी इसका गुण है। अगला पांचवा गुण देखें, विषय की व्यापकता। विवरण विधि के अंतर्गत किसी विषय को जो पढ़ाया जा रहा है विषय, वो कहाँ तक उसकी व्यापकता है, कहाँ तक फैलाव है, कहाँ तक उसका संबंध है, कहाँ तक वह अपने आप में जो है एक विशेष रूप धारण किया हुआ है, उसका भी स्पष्टीकरण विवरण विधि के माध्यम से हो जाता है।
अगला है सूक्ष्मता का समावेशन। विवरण विधि के अंतर्गत जब विषय वस्तु पढ़ाई जाती है तो उस विषय वस्तु में जो कोई बहुत डीपली, बहुत गंभीर बात या कोई बहुत सूक्ष्म बात होती है, वो भी जानकारियाँ प्राप्त की जाती है। अर्थात विवरण विधि सूक्ष्म ज्ञान और सूक्ष्म व्यवहार, सूक्ष्म गतिविधियों, सूक्ष्म सावधानियों पर भी प्रकाश डालती है या उसको बताती है। इसलिए इसमें सूक्ष्मता का समावेशन होता है, यह भी इसका गुण होता है। अगला 7वां है समय, धन और श्रम की बचत। कहने का तात्पर्य है कि उस विषय वस्तु को पढ़ाने के साथ साथ अन्य उससे संबंधित बातों की जानकारी बहुत कम समय में, बहुत कम मेहनत में और बिना खर्च किए ही वह जानकारी हमें हासिल हो जाती है, वह जानकारी हमें हासिल हो जाती है। यह रहा इसके गुण की बात। अगर हम इसकी दोष की बात करें तो विवरण विधि के कुछ दोष भी हैं। पहला दोष ये है कि जो विवरण दिया जाता है, वह विवरण पर जो प्रकाश डाला जाता है वह शिक्षक पर निर्भर करता है। शिक्षक चाहे तो उस विषय को बता सकता है, शिक्षक चाहे तो उस विषय को नहीं। वह विद्यार्थी पर निर्भर नहीं करता, बल्कि वह किस पर निर्भर करता है? शिक्षक पर। जबकि परीक्षा कौन देगा? विद्यार्थी। तो विवरण विधि के अंतर्गत जो विषय पर प्रकाश डाला जाता है, जिस विषय को बताया जाता है, सावधानियाँ, उपयोग, महत्व, जो कुछ भी बताता है शिक्षक, वो शिक्षक पर निर्भर करता है, विद्यार्थी पर निर्भर नहीं करता। इसलिए यह पहला दोष है। जबकि परीक्षा और मूल्यांकन तो विद्यार्थी की ही होगी ना, तो इसलिए यह पहला दोष माना जाता है। दूसरा दोष ये माना जाता है कि अगर अध्यापक किसी बात को बता रहा है किसी विषय को पढ़ाते समय, जैसे अगर आप जोड़ बता रहे हो तो आप बताए, जोड़ बताते बताते आपने कहा जोड़ का उपयोग गुणा में भी होगा, जोड़ का उपयोग गुणा में होगा, जोड़ का उपयोग। अब एक प्रकार से अगर देखा जाए तो जोड़ का उपयोग सिर्फ गुणा में ही होता है? नहीं, जोड़ का उपयोग विभिन्न परिस्थितियों में भी, जहाँ आवश्यकता पड़ती है, जहाँ सिद्धांत की, जहाँ उस समीकरण की जैसी स्वरूप बनता है वैसे उसका स्वरूप निर्धारित होता है। तो जोड़ का उपयोग सिर्फ गुणा में ही नहीं होता। यानी कहने का हमारा ये तात्पर्य है कि जो विवरण दिया जा रहा है वो किस सीमा तक या विभिन्न सीमाएं उसकी क्या होगी, उसका पूरा स्पष्टीकरण नहीं हो पाता, उसका पूरा स्पष्टीकरण नहीं हो पाता। अर्थात विवरण की सीमाओं का पूरा स्पष्टीकरण नहीं हो पाता, विवरण के प्रति मात्र एक संकेत हो पाता है, उसकी पूरी सीमाओं का स्पष्टीकरण नहीं हो पाता। यह भी इसका दोष पाया जाता है। अगला है तीसरा, विषय अंतर। विवरण विधि के अंतर्गत अध्यापक क्या करता है, जब उससे विषय वस्तु को पढ़ाते समय उससे संबंधित बातों को जब जोड़ के बताता है तो कभी कभी विषय अंतर, यानी दूसरे विषयों में कभी कभी वो बहुत ज़्यादा समय दे देता है, मुख्य विषय पीछे ही छूट जाता है या कम ही पढ़ा पाता है। तो विषय अंतर होने की संभावना ज़्यादा होती है कि उस विषय को छोड़ करके दूसरे विषय की ओर ज़्यादा अग्रसर हो जाता है। तो जो हमारा पाठ्यक्रम है वो प्रभावित होता है या पाठ्यक्रम समय से पूरा नहीं हो पाता। यह भी इसका दोष पाया जाता है, विषय अंतर होने की। अगला है शिक्षक की होता। विवरण पर प्रकाश डालना शिक्षक के बस में होता है और विवरण का स्वरूप निर्धारित करना भी शिक्षक के बस में होता है, क्योंकि शिक्षक जितना ही अधिक जानकार होगा उतना ही व्याख्यान विधि के साथ साथ या प्रश्न को समस्या समाधान विधि के साथ साथ वह विवरण विधि का प्रयोग कर लेगा। अगर कम जानकार है, उसके पास कम योग्यता है, कम जानकारी है, तो वह विवरण विधि का कम ही प्रयोग करता है। अर्थात अध्यापक की योग्यता, उसकी बौद्धिक योग्यता, उसकी कुशलता वह विवरण की सीमा या विवरण का स्वरूप तय करती है, विवरण का स्वरूप तय करती है। अगर वो कम जानकार है तो विवरण नहीं देना चाहेगा, अधिक जानकार है तो विवरण कोई बताएगा। तो यानी विवरण प्रस्तुत करना शिक्षक की योग्यता पर निर्भर करता है और विवरण को प्रकाशित करना यानी उसको विवरण का ज्ञान देना या विवरण को हाईलाइटेड करना, यह भी शिक्षक पर निर्भर करता है। इस प्रकार से यह कुछ महत्वपूर्ण दोष थे और महत्वपूर्ण गुण। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए हैं कि विवरण विधि के अंतर्गत गुण और दोष का स्वरूप क्या है। समझ गए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिए। हरिओम।